नमस्कार, इंडिया डेली लाइव के डिजिटल ब्रॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज फिर मैं कल की तरह ही मैंने अपने दो साथियों के साथ, एक मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जी और इधर कुंदन श्रीवास्तव हैं, ये दोनों मेरे साथ हैं। कुछ न कुछ चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और बात क्या करेंगे, सुबह से जिस बात को लेकर समझ लीजिए कि राजनीतिक हलकों में आग सी लगी हुई है, उसी पे चर्चा करेंगे। और ये सारे जो खबर है ये सैम पित्रोदा से जुड़ी हुई है। आपने सुबह से देखा होगा लगातार कि सैम पित्रोदा जी ने एक बयान दिया, अमेरिका में बैठते हैं, अमेरिकी सोच रखते हैं, कांग्रेस को गुरु ज्ञान देते रहे। वो आज से नहीं, 1984-84 के जमाने से ही, कभी इंदिरा गांधी, कभी राजीव गांधी, कभी मनमोहन सिंह सरकार, तो अब जाके राहुल गांधी, सबको रह रह के वो ज्ञान देते रहे। आज जो उनका ज्ञान सामने आया है, उसने क्या किया है, उसने बीजेपी को फुल टॉस पे छक्का मारने का मौका दिया है। आप पूछेंगे क्यों और कैसे, तो क्यों और कैसे की बात ऐसी है कि पिछले 2-3 दिनों से बीजेपी कांग्रेस में ये कहकर लगातार हमलावर होती रही कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, वो ये मैनिफेस्टो लेकर पार्टी आई है कि जो लोगों के पास संपत्ति है, जो धन है, जो सोना है, जो चांदी है, उसका बंटवारा वो कर देना चाहती है। और बंटवारा करके किसको देना चाहती है, तो मुसलमानों को। कांग्रेस बार बार यही आरोप लगाती रही कि ये पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए बीजेपी यही चाहती है, यही उसकी राजनीति है। और कांग्रेस अपना एक तरह से मैनिफेस्टो का कह लीजिए बचाव करने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी उसको हर जगह पकड़ने की, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, या कोई भी और नेता कह लीजिए, सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 दिन से यही मुद्दा है। अब इसमें क्या किया, तो सैम पित्रोदा जी ने एक बयान दे दिया। और उस बयान का हील हवाला ऐसा है कि वो अमेरिका का कॉन्सेप्ट वो हिंदुस्तान पे सौंपना चाहते थे, या बता रहे कि ऐसा अमेरिका में होता है, हिंदुस्तान में भी ऐसे विचार होना चाहिए। तो मैं पहले बयान आपको सुनाता हूं, बयान सुनिए कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, तो उसके मरने के बाद बच्चों को केवल 45% संपत्ति ही मिलेगी और बाकी 55%, याद रखिए आधे से ज्यादा, 45% बच्चों को मिलेगी और 55% संपत्ति सरकार ले लेगी। यानी आपकी आधे से ज्यादा संपत्ति सरकार लेगी, और फिर सरकार लेने के बाद सरकार की मर्जी कि वो क्या करे। फिर वो कहते हैं कि ये काफी दिलचस्प कानून है, इसकी बाइट भी है, चाहे तो हम सुनवा सकते हैं अपने वीडियो में, वो भी आपको सुनाया जाएगा। लेकिन पहले बात सुनिए, ये काफी दिलचस्प कानून है। ये कहता है कि आप अपने दौर में संपत्ति जुटाओ, और अब जब आप जा रहे हो तो अपनी धन संपत्ति जनता के लिए छोड़नी होगी, सारी नहीं तो उसमें से आधी, जो मेरी नजर में अच्छा है। वो कहते हैं कि अमेरिका में जो ये व्यवस्था है कि आपकी जो संपत्ति, और जब आप ऊपर परलोक जा रहे हैं तो उसमें 45% अपने बाल बच्चों परिवार के लिए छोड़िए और 55% सरकार को दे दीजिए। ये सैम पित्रोदा की नजर में अच्छा है। और सैम पित्रोदा आज के डेट में कौन है, तो जो कांग्रेस की ओवरसीज जो है उसके वो अध्यक्ष है, उसके प्रमुख है, इसीलिए उनका बयान हल्के में लिया नहीं जा सकता है। आगे देखिए, आगे वो कहते हैं कि भारत में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब रुपए है और वह इस दुनिया में न रहे, तो उनके बच्चे ही 10 अरब रुपए रखते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता है। ये तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोगों को बहस और चर्चा करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन जब हम संपत्ति के पुनर्वितरण की बात करते हैं तो हम नई नीतियों और नए तरह के प्रोग्राम की बात करते हैं जो जनता के हित में है, ना कि केवल अमीर लोगों के हित में है। यानी कि सैम पित्रोदा का बयान और जो संपत्ति के बंटवारे का जो अमेरिकन फॉर्मूला, वो जहां हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में डाल के अपनी नजर से सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जनता के हित में है और अमीरों के हित में नहीं है। उसमें आपकी संपत्ति, मान लीजिए आपके पास 2 करोड़ रुपए है, तो उसमें से उसका 55% पैसा सरकार को चला जाए और 45% आपके बच्चों को मिले, यानी जीवन भर की आपने जो कमाई की है वो दे। तो इसमें सवाल ये उठता है कि सैम पित्रोदा साहब ने ये जो कुछ भी कहा है वो कांग्रेस के लिए कितना, वो पॉलिटिकल एक बयान उन्होंने दिया, उन्होंने अपने हिसाब से जो संपत्ति के वितरण की बात हो रही थी उस पर उन्होंने राय रख दी, और ये राय कांग्रेस के लिए आफत बन गई। आफत इसलिए बनी कि सबसे पहले पार्टी ने उसे पल्ला झाड़ लिया। पार्टी ने कहा कि ये उनकी अपनी निजी राय है, इस राय का हमारे से कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन नहीं है, कांग्रेस का ऑफिशियल बयान नहीं है। तो उन्होंने सैम पित्रोदा से पल्ला झाड़ लिया। सैम पित्रोदा जब भी चुनाव से पहले आते तो कुछ न कुछ शिगुफा ऐसा छोड़ देते कि पार्टी मुसीबत में फंस जाती। तो आज मैं कुंदन से भी बात करूंगा, और राकेश जी के पास आप देख सकते हैं कि हमारे बड़े सहयोगी हैं, सारे बाल सफेद हैं, तो इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितने चुनाव और कितना लंबा इनका तजुर्बा रहा होगा, तो ये आपको बताएंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए कि सैम पित्रोदा की ये जो बयान है,
ये क्या एक हिंदुस्तानी का बयान हो सकता है? अमेरिकी मानसिकता, अमेरिकी सोच, एक विदेशी सोच है जो कि उठा के उन्होंने लाभ दिया है हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। एग्जैक्ट। दूसरी बात ये है मेर जी कि मुझे समझ में नहीं आता, कांग्रेस के कई नेता जमीन पर पैर नहीं रखते, वो शायद हवा में रहते हैं, उनको हिंदुस्तानी असलियत पता नहीं है, जमीन की सच्चाई क्या है, यहाँ सोसाइटी किस तरह की स्ट्रक्चर क्या है, माँ बाप बच्चों का रिश्ता अमेरिका में रह रहे माँ बाप और बच्चों के रिश्ते से बिल्कुल अलग है, ये उन्हें नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात, ये जो माफ़ी मांगने का सिलसिला, या पार्टी कहती है कि ये इनका निजी बयान है, ये कांग्रेस के कई नेता कहते हैं, ऐसे एक अधीर रंजन चौधरी हैं, ऐसे एक मणिशंकर अय्यर हैं, दिग्विजय सिंह भी ऐसा बहुत कुछ कह चुके हैं। और अक्सर ये होता है कि ये लोग नुकसान कर जाते हैं, सेल्फ गोल कर लेते हैं और उसके बाद पार्टी पल्ला झाड़ लेती, कहती भाई ये इनका निजी बयान है। तो ऐसे लोगों को जो इतना नुकसान पहुंचाते हैं पार्टी रखती ही क्यों है, वो भी बड़े पदों पर? ये एक सबसे बड़ा सवाल। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सेल्फ गोल कर लेती है जब क्रूशियल मौका आता है, जब बड़े मौके आते हैं, जैसे चुनाव। अब कल दूसरे, आज तारीख हो गई 24 और 25, आज दूसरे चरण का चुनाव, आज प्रचार जो है वो थम जाएगा, कल का डेट रहेगा और परसों फिर जनता पोल करने के लिए जाएगी। तो जनता के दिमाग में ताजा ताजा यही रहेगा कि ऐसे ऐसे कांग्रेस के एक बड़े नेता सैम पित्रोदा साहब ने ऐसा कहा। पित्रोदा साहब को एक चीज समझनी चाहिए कि ये हिंदुस्तान है और अमेरिकन वैल्यूज, जो पेरेंट्स की संपत्ति 55% जो देने की बात कही गई है कि अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है कि 55% आप दे देते हैं सरकार को और 45% आप जो है अपने बच्चों के लिए छोड़ते हैं। तो दोनों जगह का जो कल्चरल और जो इमोशनल बॉन्ड है बच्चों के बीच और पेरेंट्स के बीच में, और जो सोसाइटी के वैल्यूज है, बिल्कुल अलग है। हिंदुस्तान की चीजों को आप अमेरिका से तुलना नहीं कर सकते। यहाँ पर लोग अपने बच्चों के साथ जितना जुड़ा हुआ रहते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक माँ बाप बच्चों के साथ। अमेरिकन सोसाइटी में क्या ऐसा होता है कि भाई बच्चा जो है 10वीं 12वीं में गया वो माँ बाप से अलग हो जाता है, एजुकेशन लोन पे चलता है। क्या हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था है? आज आदमी अपना पैसा पूरा दे दे तो क्या सरकार उसका ख्याल रखेगी? सरकार क्या उसको मेडिकल इंश्योरेंस फ्री में देती है? नहीं देती है। अगर उसके पास घर नहीं रहने को तो कहाँ रहेगा, खाने का बीमार। तो इसलिए हिंदुस्तानी व्यवस्था, हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदुस्तानी कल्चर, तहजीब और जो हमारा एक भावनात्मक लगाव अपने परिवार के साथ है, उसको अमेरिका से आप तुलना नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिकन फंडा उठा के आपने यहाँ पर रख दिया तो बीजेपी का हमलावर होना लाजमी है। अब कुंदन, कल जो है, आज प्रचार थम जाएगा, कल नहीं परसों 80-89 सीटों के करीब वहां पे वोटिंग होगी। 89 सीटों की है। 89 सीट पे ये बताओ कि ये वाला बयान जो है, क्योंकि 48 घंटे बाद, 48 घंटे भी नहीं बचे, 48 घंटे बहुत मुश्किल, उसके बाद पोलिंग होने को आएगा, कितना असर डालेगा? सर, मैं आपको इसका असर बताऊं उससे पहले मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा कि आखिर सैम पित्रोदा हैं कौन। सत्यनारायण जी। तो इनका पूरा नाम जो है वो है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, इनका पूरा नाम है। गुजराती हैं ये। अच्छा, मार्क कीजिएगा, गुजराती हैं और उड़ीसा में पैदा हुए हैं। पढ़ाई वडोदरा में की, बेसिक एजुकेशन इन्होंने वडोदरा में की और उसके बाद शिकागो चले गए ये। इनको भारत में 1984 में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने हिंदुस्तान में वापस बुलाया और इनको कहा गया कि आप दूरसंचार के अग्रज हैं, यानी आपने दूरसंचार में क्रांति लाने के लिए इनको बुलाया गया। इसके बाद इनको चेयरमैन बनाया गया। मनमोहन सरकार में 2005 से 9 के बीच में इनको सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके बाद इनको राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। वो मैं बताऊंगा क्यों गुरु कहा जाता है और इसकी वजह क्या है। दूसरी बड़ी बात, इसके बाद इनको क्या किया गया सर कि इनको जो है 2017 में राहुल गांधी के दबाव में इनको इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इस बात को मार्क करना चाहिए कि गुजरात के हैं, पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि सैम पित्रोदा जो है वो कांग्रेस के थिंक टैंक के मुखिया हैं। अब मैंने क्यों कहा कि ये राजनीतिक गुरु हैं राहुल गांधी के, तो आपको मैं बता दूं कि पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे। मोदी जो थे उनको 22 जून को अमेरिका में जाना था। उसके पहले 10-15 दिन पहले राहुल गांधी को सैम पित्रोदा ने अमेरिका में बुलाया और इनका पूरा जो है, इनको अमेरिका में अलग अलग घुमाकर इनको अधिवेशन कराया, इनको लोगों से इंटरेक्ट कराया। इसीलिए आज जो मोदी जी ने बयान दिया उसमें यह कहा कि जो बयान कांग्रेस का है उससे न सिर्फ कांग्रेस तिल मिलाई हुई है बल्कि वह देश भी तिल मिलाए हुए हैं जो कांग्रेस के सपोर्ट में, यानी परोक्ष रूप से उन्होंने अमेरिका को भी हमला किया उन्होंने, अगर आप उनका बयान देखेंगे तो। अब बात आती है, आपने जो पूछा 89 सीटों पर क्या असर पड़ेगा। आप पिछले 4 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि अच्छा, दूसरी बात आपको मैं एक और बात बताऊं कि राहुल गांधी, आखिर ये बात आई कहां से, ये बड़े दर्शक जानना चाह रहे हैं। पहले 89 सीटों की उस पर चर्चा अभी बहुत टाइम है। 89 सीटों पे, 89 सीट पे तुम्हारे हिसाब से कांग्रेस को
क्या इस बयान के बाद नुकसान होगा, फायदा होगा? सर क्या ना सिर्फ कांग्रेस को नुकसान होने जा रहा है, इस पे कांग्रेस अलायंस को भी नुकसान होने जा रहा है। अच्छा, अलायंस को भी नुकसान होगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले 4 दिन से लगातार नरेंद्र मोदी जिस बात को दावे के साथ चुनावी रैली में कह रहे थे, उसकी पुष्टि हो गई आज। अमित शाह ने भी कह दिया कि जो कांग्रेस की सोच थी वो सामने आ गई। भाई अमित शाह जी ने आज साफ साफ कहा, मैं उनका बयान देख रहा था कि पिछले दिनों में देखिए तो कांग्रेस की बार बार जो ये चीज कांग्रेस के मैनिफेस्टो के आधार पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस आपकी संपत्ति हड़प लेगी, आपकी प्रॉपर्टी को लेके और वो मुसलमानों में बांट देगी। ये जो बीजेपी का बार बार आरोप है, उससे पीछे सिर्फ एक बात नहीं है। वो कहते हैं कि सबसे पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखिए, वो कहते हैं प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, आप इधर से उठा के उधर कर देंगे। इसमें वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह का वो बयान याद कीजिए जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो रिसोर्सेस है उस पे संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। उसके बाद रही सही कसर। सर एक अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, आंध्र प्रदेश अभी अपडेट आई है मोबाइल पे कि कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण को लेकर मुसलमानों को आरक्षण दे दिया, एनआरसीबी ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया है। अभी खबर है। तो ये ताजा अपडेट है कि ये तुम चुप कर्नाटक की बात की तो आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में इसी तरह से एससी का आरक्षण लेके और उसको देने की बात हुई और उसको लंबी अदालती लड़ाई है। 2011 में इंप्लीमेंट किया गया सर, उसको 5% मुसलमानों को दिया गया, वापस ले लिया गया, वापस विड्रॉ किया, फिर विड्रॉ कोर्ट के आदेश के बाद। तो कुल मिलाकर ये है कि आप एक तरफ से आप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, जो बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस की राजनीति 100% तुष्टीकरण की राजनीति है और कांग्रेस कहती है कि आप हिंदू मुसलमान हर चीज में ले आते हो, यानी आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हो। कुल मिलाकर बिल्कुल। अब क्या है कि ऐसी सिचुएशन में जब अपोजिशन में सवाल आपकी तरफ ले जा रहा हूं कि जब बीजेपी इतनी हमलावर हुए और बार बार आप पर यह आरोप लगा रही है कि आप लोगों की दौलत, लोगों की संपत्ति, लोगों का सोना उठा के और मुसलमानों को देने वाले हैं, बीजेपी के इस आरोप पे कांग्रेस ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, उसको नहीं लगता कि कांग्रेस एक बीजेपी के बिछाए पिच पे वो फंस गई और उसी पे आके और उसके बाद वैसे ही वो कर रही है जैसे कांग्रेस बीजेपी करवाना चाहती थी उससे। और ये आपकी बात सही है और इसका जो अभी कुंदन ने कहा है, इसका नुकसान उसको इसके जो सहयोगी दल हैं उन पर कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आरजेडी है या टीएमसी है, या टीएमसी तो इसमें नहीं है, आरजेडी है और समाजवादी पार्टी है। अब ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं और इनके जो नेता हैं वो रैग्स टू रिचेस वाली कहानी है, राइट। तो वो तो सबसे पहले सवाल उठाएंगे, भैया मैं अपनी प्रॉपर्टी कैसे किसी को दे दूंगा, वो तो किसी वो अपने परिवार में बताऊं। आज जो है, आज दिल्ली में जवाहर भवन, मैं वही कह रहा हूं, वहां पर कांग्रेस का कॉन्क्लेव हो रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पे आए और जो नेता आए, हमारे रिपोर्टर अपूर्वा वहां पे थी। हमने लगातार सुबह से ये जानने की कोशिश की कि इस पूरे बवाल के बाद जो सुबह से चल रहा है, इसके बाद कांग्रेस के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो जब आ रहे हैं वहां पे तो कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो अपूर्वा हमें बता रही थी कि कोई कॉन्फिडेंट, हर कोई बच के निकलना चाह रहा है, लग रहा है कि हर कोई एक अनकंफर्टेबल जोन में सबको उठा के सैम पित्रोदा ने डाल दिया है। और उसमें भी दिलचस्प देखिए, कांग्रेस का आज वहां पे हो रहा है कॉन्क्लेव और कांग्रेस के उस कॉन्क्लेव में न तो सोनिया गांधी पहुंची और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, न तो पार्टी अध्यक्ष है और न एक अघोषित तौर पे पार्टी। और सर मैं आपको एक चीज और यहाँ ऐड कर दूं कि आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल की बात आई थी तो यही सोनिया गांधी रामलीला गांव में पहुंच गई थी सुनीता केजरीवाल के साथ, लेकिन आज इतना बड़ा कॉन्क्लेव हुआ, सोनिया गांधी वहां नदारत थी। तो आपने सर देखा कि आपने रिपोर्टर ने पूछा जब कांग्रेस के एक प्रवक्ता से कि भाई सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है उस बयान के क्या मायने हैं, तो उन्होंने सीधा अपने बयान को घुमाते हुए कहा कि भाई पित्रोदा ने जो कहा है वो सिर्फ अंबानी बड़े बड़े उद्योगपतियों को टारगेट किया और कहा है कि इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं और मात्र वो 686 रुपया टैक्स देते हैं। मैंने आप उनसे पित्रोदा के बारे में पूछेंगे तो वो उसके इतर जवाब देंगे, यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इनका बॉडी लैंग्वेज फंस गया है। मैंने ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि मोदी का जो तीर है, तर्क से निकला हुआ तीर, वो सही निशाने पर लग गया है और कांग्रेस घायल हो गई है। देखिए अच्छा क्रिकेट में सर ना, अभी आईपीएल का मौसम भी चल रहा है और आज दिल्ली में मैच भी है, तो अच्छा बॉलर या अच्छी टीम वो होती है जो विपक्षी को अगर उसे पता हो कि इसका ऑफ स्पिन खराब है, ऑफ स्पिन अच्छे इसके बैट्समैन नहीं खेल पाते हैं, ट्रैप कर ले तो वो उसको ट्रैप करके फंसा के लाएंगे, तो आईसी पे खेल। अगर किसी को एक टाइम पे टीम इंडिया की कमजोरी ये थी कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो बॉल होती थी उस पे छूती थी और कैच आउट हुआ करती थी फास्ट बॉलर पे, तो कहा गया ये कमजोरी है, तो आपको बैट्समैन को फंसा के लाना है।
बीजेपी वही फंसा के बैट्समैन को लाएगी, आओ इधर, मतलब आप अपने पिच पे हाँ। ला लिया उसने। मैं इस तरह के आरोप लगाऊंगा, तुम उस पे आओगे और मेरे ही पिच पे। आप देख लीजिए पूरी जो पिछले 3-4 दिनों से बातचीत की कवायद है और जो चर्चा हो रही है वो सिर्फ एक चीज पे हो रही है, और वो सारी बात घूम के हिंदू मुसलमान हो रहा है। ओवैसी भी इस बात पे आरोप लगाते हैं वहां पे कह के ये हो रहा है। और ये पोलराइजेशन जैसे ही होता है वैसे ही हर कोई जानता है कि वो बीजेपी के लिए एडवांटेज वाला है, और उसमें जब सामने वाले को वो आरोप लगा के कि भाई आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं इसीलिए आप संपत्ति बांटने वाले, कांग्रेस के पास सच बताइए तो प्रैक्टिकली कोई डिफेंस वैसा वाला मजबूत वाला बचता नहीं है। वो सिर्फ आपको आरोप ने ऐसा नहीं किया, वो तो कहते हैं भाई आंध्र प्रदेश में आपने किया, यहाँ पर आपने अमीर सर जो सेकंड पोलिंग है उसमें सीमांचल की 4 सीटें हैं, 4 मुस्लिम बहुल सीटें हैं। उसकी वजह मेहर जी एक ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कांग्रेस बहुत वीक है। वीक इसलिए है क्योंकि उसके लीडर्स की पकड़ अपने वर्कर्स पर नहीं है, और अगर वर्कर्स पर होती तो आज ये सोनिया गांधी का नहीं आना, मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं आना, और सर सूरत में जो घटना वो भी नहीं होती। और बीजेपी का आप देख लीजिए 4 दिन पहले उनको पहले फेज में पता चला कि वोटिंग कम थी, और वोटिंग कम होने की वजह से अगली रात को शाम को उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग बुला ली, और सुबह 4 बजे तक मीटिंग इस बात को लेकर चलती रही कि हमारे लोग, हमारे बूथ एजेंट जो हैं, हमारे पन्ना प्रमुख, वो बूथ तक लोगों को खींचकर क्यों नहीं ला पाए। और उन्होंने ताकीद की कि हर आदमी को 30, कम से कम हर पन्ना प्रमुख को 30 वोटर लेके आने हैं बूथ पर और वोट डलवाना है। तो कहने का मतलब अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो कमजोरी अगर होंगी तो इस तरह की चीजें आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मैं इसी से जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ। ये तो नीचे मतलब कांग्रेस के पास आज अगर सबसे बड़ा संकट है तो मुझे लगता है कि ग्राउंड पे कार्यकर्ताओं का संकट है। बिल्कुल सही। जो संगठन की शक्ति आप उससे बेहतर आपको आम आदमी पार्टी में दिखाई देती है, चाहे लिमिटेड उनका दायरा है लेकिन उसका संगठन दिखता है। इस तरह के बयान नहीं आते। अब लेकिन इसमें मैं दूसरे चूंकि बयान की बात, इसलिए मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि कोई भी पार्टी जब अपना एक बयान किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर अपनी राय रखती है तो उसका एक मैसेज होता है, और जो एक मैसेज तय होता है किस लाइन पे हमें चलना है, वही लाइन, वही भाषा, वही मैसेज उस पार्टी के सारे नेता कहते हैं, ए से लेके जेड तक। बिल्कुल। बीजेपी को आप देखिए, बीजेपी में बिल्कुल ऐसे ही होता है। पार्टी का एक बड़ा नेता जो बोल रहा है सारे के सारे उसी सुर में बात करेंगे। कांग्रेस की स्थिति उलट है। कांग्रेस में नेता नंबर 1 अगर मान लीजिए पिरामिड के टॉप पे बैठा है, वो कहेगा आम, तो तीसरा कहेगा खट्टा आम, चौथा कहेगा हराम, 5वां कहेगा आम के साथ कटहल। तो जो मैसेज है वो मैसेजिंग उतनी स्ट्रांग होती नहीं है और कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर मान लीजिए इसी मुद्दे पर मैं कह रहा हूँ किसी संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन पे जो कुछ भी है, कांग्रेस पार्टी का एक बयान, एक तरह की बात सारे नेता करते तो समझ में आता है। अमेरिका में बैठे सैम पित्रोदा जी अपने हिसाब से उसका एक्सप्लेन कर देते कुछ और सही। अब बताइए पार्टी के पास डिफेंस ही नहीं बचा है। इस टाइम पे सर चुनावों में देखा होगा, जब चुनाव होते हैं तो लोग पार्टी बदलते हैं सर। अभी आपने देखा होगा टर्नकोर्स इधर से उधर के उधर से। आप उनसे पूछिए कि क्यों बदल लिया, अंतरात्मा से आवाज आई। ये अंतरात्मा की आवाज जो है किसी ने सुना नहीं है। लेकिन मीर सर आप मुझे एक बात बताइए, एक बात जो दर्शक समझना चाह रहे हैं, जो बहुत जरूरी भी है समझाना दर्शकों को। कल रात में सैम पित्रोदा बयान देते हैं, कल रात मतलब अमेरिका में सुबह होगी, ठीक है, अपने इंडिया में, और उसके 12 घंटे बाद कांग्रेस कॉन्क्लेव करती है। हालांकि यह कॉन्क्लेव भी मान लो तय होगा, ऑफिशियल किसी को जानकारी नहीं थी, ऑफिशियल पहले से मान पहले से तय नहीं जोड़ सकते, नहीं बयान से नहीं जोड़ सकते। लेकिन आप ये देखिए कि एक नेता, इतना बड़ा नेता ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बयान देता है और इस कॉन्क्लेव में उस पर चर्चा नहीं होती है, ऐसा क्यों है? वजह क्या हो सकती है इसकी? सीधी सी बात है, पार्टी को लग रहा है कि अनकंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच गए हैं। ये बयान जो कुछ भी दिया गया तो फिर पार्टी ने क्यों नहीं कहा कि सैम पित्रोदा अपने बयान को वापस लें? तो वो उसका दूसरा तरीका है ना, पब्लिक में फजीहत कराने से बेहतर आपने कहा कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, उनका निजी बयान, ये पार्टी का नहीं। और अब अगला बयान नहीं आएगा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़, ये कह चुके हैं, सैम पित्रोदा कह चुके हैं। हाँ, तो वो तो हर नेता को सर मालूम है, जब कहते हैं कुछ, जब पकड़े चले जाते हैं या उस बयान को लेकर। लेकिन जब कांग्रेस नेताओं से पूछा जा रहा है तो बार बार वो अडानी, अंबानी, कुछ गिने चुने लोगों का नाम ले रहे हैं। सर क्यों ऐसा? आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की जनता जो है जब पोल करने के लिए जाती है, वो गुना भाग मेरिट काम से कहीं ज्यादा इमोशनल होकर करती है। बहुत इमोशनल, मतलब उसके लिए हो सकता है कि आप बहुत बुरे होंगे, आपने काम पूरे साल नहीं किया, ठीक बात, लेकिन अगर उसका जुड़ाव इस बात को लेकर है कि आप त्रिपाठी, मैं त्रिपाठी, तो वो इसलिए दे देगा त्रिपाठी, वो वोट दे देगा। अगर उसे पता है कि इनके पिताजी के साथ मेरे संबंध अच्छे थे, मेरे पिताजी लगातार इन्हीं पार्टी को, बीजेपी को वोट करते आई है, तो मैं भी वोट जाके दे दूंगा।
हिंदुस्तान का वोटिंग है, अमेरिका नहीं। पप्पू यादव यही मामला है क्या पूर्णिया में? पप्पू का यही पप्पू यादव वहाँ पे लोकल लीडर है। खैर पप्पू यादव पे हम फिर अलग बात करेंगे। मैं सिर्फ कहता हूँ नहीं, इमोशनल की बात जो कही आपने, मैं emotional इमोशनल कह रहा हूँ ना कि वो वहां से बैठ के अमेरिका से बैठ के अमेरिकी चश्मे से हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं, और अमेरिका से हिंदुस्तान को कभी इक्वेट नहीं किया जा सकता। डेमोग्राफी अलग है ना सर दोनों की। नहीं, आप अमेरिकन व्यवस्था देखिए, आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी आप बांट दीजिए। बिल्कुल। अमेरिका में किसी के लिए भी 2 जून की रोटी, रहने को एक मकान और एक बेसिक जो स्वास्थ्य सेवा है वो किसी के लिए चुनौती नहीं है। वहां लगता है कि इस चीज का तो इंतजाम हो ही जाएगा। इसीलिए जो गाड़ी आपके यहाँ पे सबसे बड़ी लगती है, अमेरिका के लिए वो सबसे छोटी है। वहाँ पे लोगों का लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर और जो पैसा है वो हमसे बहुत ऊपर बेहतर है। तो इसीलिए भाई अमेरिका में लोग क्या करते हैं, अमेरिका और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में लोग पैसा जमा करते हैं। मैं भी कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, लोग जमा करते हैं पैसा, उसके बाद वो निकल गए दुनिया के टूर पे। एक साल हांगकांग रहे, दूसरे साल हिंदुस्तान आके 6 महीने रहे, पैसा जब खत्म होने को आया फिर वापस गए, वहां पर काम किया, फिर पैसा कोई लगाव नहीं लगाव के बाद बच्चों के लिए संपत्ति अर्जित करना और परिवार के लिए जमा करके वेल्थ क्रिएट करके उनको विरासत में देना, ये उनके कल्चर और स्वभाव में नहीं है। हिंदुस्तान में है। यहाँ तो हर माँ बाप जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी उसी पे लगा देता है। तो कांग्रेस तो कह रही है इस मानसिकता को बदलिए, फिर क्या दिक्कत है? कौन सी कांग्रेस अगर कह रही है कि आप इस मानसिकता को बदलिए, ये तो हिंदुस्तानी मानसिकता, अगर हिंदुस्तानी मानसिकता को आपको बदलना है तो पूरे हिंदुस्तान को बदलने की बात करें। वही बात तो बीजेपी आरोप लगाती है। यानी मतलब डेमोग्राफी को आप नहीं बदल सकते हैं उसके। डेमोग्राफी को कैसे बदलेंगे? डेमोग्राफी को बदलने के लिए बहुत कुछ बदलना पड़ता है। एक चीज और जी मैं कहना चाहता हूँ, पिछले साल बीजेपी के 2 बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ, नया सेशन, तो उसके पहले पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग होती है मंडे की सुबह 9:30 बजे, उन्होंने सारे एमपीज को इकट्ठा करके सबसे पहली बात ये बोली कि आप जरा अपनी, मतलब जो भी कहा उसका मतलब ये था जबान संभाल के। आप अगर कोई एक बात बोलते हैं तो हम 4 कदम चल चुके होते हैं और फिर हमें उसकी वजह से 2 कदम पीछे आना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, आपको जो आप बोलते हैं उसके कितने मायने होते हैं और मीडिया में उसके कितने मायने निकाले जाते हैं। तो इसको ये लगातार 2 सेशंस में राकेश जी, और इसीलिए आज कोई बाइट देने को बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। मैं कहता हूँ कि चुनाव जीतने के लिए जरूरी है कि आप जनता को समझे, जनता का दिल जीते। आप इस तरह के बयान जब देंगे, आप बताइए, आप हिंदुस्तान की जो सोसाइटी है वो पितृ प्रधान सोसाइटी है। यहाँ पर तो बाप एक पेरेंट्स के अगर 2 बेटे और 2 बेटियां हो उसके बराबर नहीं बेटों को चला जाती है अधिकतर प्रॉपर्टी। बहुत जगहों पे है कि लड़कियों को नहीं मिलता है, उस पे आप कहेंगे यहाँ लड़की को तो देने को तैयार नहीं है। आप कहेंगे कि आप 55%। हालांकि सर मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा ये बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर वर्डिक्ट है कि भाई आपको लड़कियों को भी बराबर कानून है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि व्यवस्था नहीं, सामाजिक व्यवस्था नहीं है। सामाजिक परंपरा में बताइए कितने जगह ऐसा है कि प्रॉपर्टी का बराबर इक्वल बंटवारा होता है और बेटी को जाता नहीं, बिल्कुल नहीं होता। आप रोज दिन अखबार में खबर छपती है कि प्रॉपर्टी के लिए बेटी ने केस किया, नहीं मिलता ना। बहुत लोग हैं जो देते हैं, अपने देश में भी बहुत लोग देते हैं, लेकिन चलन में और परंपरा में हर जगह ऐसा नहीं है। कानूनी और अदालती लड़ाई लड़के आप करेंगे। मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं कह रहा था कि कांग्रेस वहां से बैठ के इस तरह का मैसेज देती है। कल की एक तस्वीर बता रहा हूँ, कल 2 तस्वीरें आई। एक तस्वीर क्या थी, मोदी एक रैली कर रहे थे, हमने अपने चैनल पे दिखाया भी। और जब रैली कर रहे थे तो एक लड़की वहां पे, छोटी सी बच्ची है, वो बिटिया उठाती और फोटो बार बार ऐसे ऐसे करके दिखाती। जी। और जब वो फोटो दिखा रही है तो मोदी जी भाषण कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी भाषण करते करते अचानक रुक जाती है। तो फिर वो रुक जाते हैं, फिर उससे कहते हैं कि बेटा बताओ क्या चाहते हो। अरे क्या चाहते हो तुम बताओ। फिर उनको लगता है तो फोटो देना चाहते हो, तो फोटो देना। मैं अपने एसपीजी के लोगों से कहूंगा जाके फोटो लो, और फोटो सिर्फ लो नहीं, उसके बाद वो कहते हैं कि बेटा उस फोटो के पीछे में तुम अपना नाम पता सब कुछ लिखो, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। अब देखिए, ये एक छोटी सी बात है, एक किसी छोटे बच्चे को एक चिट्ठी लिख देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आ जाएगी चिट्ठी। लेकिन जितने लोगों के बीच में जिस तरह के भी ये कनेक्ट, ये आपका दिल जीतता है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री है, लेकिन छोटे से छोटे बच्चे के पे भी उनका ध्यान रहता है, छोटी घटना पे। और मैं आपको दावे से कहता हूँ वो चिट्ठी जाएगी सर, बच्चे को जाएगी। हो सकता है प्रधानमंत्री खुद अपने हाथ से भी लिख के उसे भेजे
कि बच्चा तुम्हें देखा बेटा मैंने, तुम इसी तरह से काम करते रहना। ये पब्लिक कनेक्ट है। अब आप इस तरह से बयान अगर देंगे कि भाई 55% पैसा जो है आपने जो कुछ भी कमाया, आप अभी से लेकर रिटायर होने के बाद जो जमा पूंजी आपने पीएफ से लेकर बाकी जगहों पे किया था उसका 55%। सरकार पहले ही सबसे ज्यादा विरोध तो मुझे लगता है नौकरी पेशा लोग पूरे जीवन में अपने पीएफ से लेके बाकी चीजों के जोड़ जोड़ के एक एक पैसा कमाई करते, इसलिए कि बुढ़ापे की लाठी बनेगी, वो पैसा मेरे पास होगा तो बाल बच्चे को। दरअसल सर कांग्रेस की कमी क्या है कि कांग्रेस जो है ना वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता को ही भारत मानती है, जबकि भारत इससे इतर है। नहीं, मैं इसमें दूसरी बात कह, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस तो एक टाइम पे इस देश के ग्रास रूट पे जानने वाली इकलौती पार्टी थी, उससे कोई था नहीं, जमीन के ही लोग थे। अब सिर्फ दिक्कत ये हो गई है कि जमीन से लोग हट गए, लोग कट गए हैं। जो राज्य है, क्यों राहुल गांधी तो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। जो राज्य है वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का ऐसा उदय हो गया है कि उसने बीजेपी को लगभग खत्म कर दिया। बिहार में कांग्रेस आपको दिखता है, यूपी में कांग्रेस दिखता है। पिछली बारी चुनाव में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, प्रियंका गांधी पूरी सक्रिय थी, बेटी हूं लड़ सकती हूँ नारा दिया। क्या नतीजा निकला आपके सामने है, क्या एक्सेप्टेबिलिटी है आपके सामने है। बिहार जाके देखिए, बिहार में क्या नतीजा है, कहाँ पे कांग्रेस है आप बता दीजिए। सर उत्तर प्रदेश में 35 साल से कांग्रेस नॉन एग्जिस्टेंस पार्टी हो गई है। नहीं है ना, अच्छा, आपको कहाँ से बच गया? अच्छा, ये जो जुमला है इनका सैम पित्रोदा का, आपको लगता है कि ये 7वें चरण तक ये चलेगा, बीजेपी इसको खेलेगी? मैं ये मान रहा हूँ कि आज आपने सैम पित्रोदा का बयान सुना ना, मणिशंकर अय्यर अभी बचे हुए, उनके दुनाली से। अच्छा सर, मणिशंकर अय्यर, मुझे बात एक याद आ गई, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को। राकेश जी जो यहाँ मौजूद हैं, इनका एक वीडियो बहुत वायरल है, आप सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं। मणिशंकर अय्यर के साथ इनका एक वीडियो है, लाख लोगों ने देखा है। सर जरा बताइए वो घटना क्या थी सर, क्या वो वीडियो था और कैसे उसने माफी मांगी, सर मुझे बताइए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। हम लोग उन्हें, हम पत्रकार ऐसे लोगों को बयानवीर कहते हैं, वो भी बयानों के लिए विवादों में रहते हैं। तो हम एक आर्टिकल 370 हटा था 2019 में, तो हम चूंकि वो फॉरेन सर्विस के रहे हैं और कराची में रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो उनसे बेहतर कौन होगा। तो हम उनके घर गए और इंटरव्यू किया उनका। तो करीब 35 मिनट का मेहर जी इंटरव्यू तो उसी पर था 370 पे, और बहुत बढ़िया बोला, नो डाउट। लेकिन आखिरी के 1.5 मिनट उन्होंने कमाल कर दिया। अचानक उन्होंने कह दिया कि मैं तो वैसे ही, मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं लोग कि मैं मोदी को ये कहता हूँ वो कहता हूँ, मैंने कभी नहीं कहा। तो मुझसे रहा नहीं गया। अच्छा, मैं सोच कर गया था कि मैं चाय वाली बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जब तालकटोरा में ये हुआ था, मैं था वहाँ पे, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा देखिए आपने मोदी को चाय वाला कहा था और ये मेरे सामने की बात है, मैंने देखा था। तो इस पर वो नाराज हो गए और बोले कि मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कुछ और कहा था। मैंने कहा था अगर वो चाहें तो वो चाय की दुकान लगा सकते हैं, प्रधानमंत्री बनना तो दूर है। तो मैंने कहा हाँ, तो ये आप किसी को डीमीन कर रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा कि ये आपका कहना है, और इसके बाद वो नाराज हो गए, नाराज होकर उठ के जाने लगे, लेपल माइक उतारने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े मनीषी हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो वो उन्होंने मेरी नकल उतारनी शुरू की, मिमिक्री करनी शुरू की और मेरे पैर छूने लगे। ध्यान दीजिएगा, पैर छूने लगे वो। यहाँ पे इंटरव्यू खत्म हुआ। इंटरव्यू के बाद ये सफेद सच है जी आपके बालों की तरह। और इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझसे कहा ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप हटा दीजिएगा, अदरवाइज आई विल नेवर एवर टॉक टू यू। अच्छा, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आगे बढ़ा। तो उनके सच कड़वा होता है। उनके पीएस ने मुझे 2 बड़े जर्नलिस्टों के नाम लिए। सुनिएगा सर, बहुत बड़ी बात है। उनका नाम मैं नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि ये लोग थे, यहीं जमीन पर बैठते थे। तो मैंने कहा आपने उन्हें अनुग्रहित किया होगा, मुझे तो आपने अनुग्रहित किया नहीं, न मैं हूँगा, और मैं तो पहली बार मिला हूँ आपसे। तो आपने जिनको अनुग्रहित किया हो वो जमीन पर बैठेंगे। और सुनिए राकेश जी, जो बात कर रहे हैं, 2 बड़े पत्रकारों को कांग्रेस ने अनुग्रहित किया था, और वो 2 बड़े पत्रकार मणिशंकर अय्यर के पैर के नीचे उनके जमीन में बैठते थे। ये है कांग्रेस की मानसिकता। और इसी मानसिकता का दूसरा उदाहरण है सैम पित्रोदा, जिन्होंने उस मानसिकता को उजागर किया इस बयान। चलिए, हम रोज की तरह आज हमने बात की कि सैम पित्रोदा के बयान का जो है क्या मतलब है और पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है या बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है, ये हम सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं। असली मालिक इस देश का, इस चुनाव का जनता है, और जनता जनार्दन तय करेगी कि इस बयान या कांग्रेस की नीति या कांग्रेस की सोच के आधार पर उसको 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह का जनादेश देना है। और वो कब पता चलेगा? तो 4 जून को। और कहां पर? तो इंडिया डेली लाइव पर। चाहे उसका प्लेटफॉर्म कोई भी हो, वो आपको फेसबुक पे हो, वो आपको यूट्यूब पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ये डिजिटल है। और इसके अलावा अगर आप
टेलीविजन चैनल हमारा देखेंगे तो फ्री डिश पे 59 नंबर से लेकर टाटा स्काई, एयरटेल, डीटीएच, वीडियोकॉन हर जगह पे हम दिखाई देते हैं। आप हमें देखते रहिए, अपना प्यार इसी तरह देखते रहिए। और अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी हमें भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझावों को अपने में लेकर और आपके पास बेहतर कंटेंट, बेहतर खबर पहुंचा सके। और सर हर शाम सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे 24 का चैंपियन भी लेके आते हैं, खुद मीर सर उसकी एंकरिंग करते हैं और उसमें हम बहस नहीं करते हैं, उसमें हम बारीकियों पे बात करते हैं। वो अपने आप में एक अलग शो है, आप उसको देखिए, अपना फीडबैक उस पर आप दे सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, तो चलिए आप अपना सुझाव दे सकते हैं। 7 बजे के शो का आपको बता दें कि 7 बजे मैं रोज टीवी पे आता हूँ, आप वहां पर भी मुझसे मिल सकते हैं, वहां पर भी मैं शो करता हूं। अपनी राय यहां पर रखिएगा और जरूर से रखिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम वो खबर आपको दिखाएं जो आप देखना चाहते हैं, बिना किसी लाग लपेट या बिना किसी रंगीन चश्मे के। तो बस देखते रहिए इंडिया टीवी लाइव।